बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में सन 1889 1989 में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? आपके ही बनारस में 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए थे। कहाँ पे? काशी में, आपके बनारस में क्वींस कॉलेज है जो कि बहुत ही फेमस है। वहीं से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, परंतु विकट परिस्थितियों के कारण इन्हें 8वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी, अर्थात कि आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण ये क्या किए, 8वीं के बाद अपनी पढ़ाई को रोक दिए। मतलब इनके पास धन संपदा की कमी थी, जिस कारण इनकी शिक्षा आगे न बढ़ सकी। उसके पश्चात इन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी इन भाषाओं का अध्ययन किया। क्या हुआ था कि ये अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे और घर पर ही क्या करते थे, संस्कृत, हिंदी और फारसी इत्यादि भाषाओं का अध्ययन करते थे। इन्हें छायावादी के प्रवर्तक के रूप में, अर्थात कि जो उस युग को बढ़ाने का काम करता है उसे क्या कहते हैं, प्रवर्तक। जैसे आप कोई कार्य कर रहे होते हो तो आप एक ग्रुप बनाते हो, उस ग्रुप में एक लीडर होता है। वैसे ही जो जयशंकर प्रसाद थे वो उस युग के मुखिया माने जाते थे, अर्थात कि प्रवर्तक। उसको आगे बढ़ाने का काम इन्होंने किया था। जीवन के विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने साहित्य की रचना की, अर्थात कि हम क्या होते हैं, दुखी होते हैं तो उस दुख में ही डूब जाते हैं। किंतु जयशंकर प्रसाद के सामने आप देखे हैं कि 8वीं तक ही वो पढ़े थे, फिर भी वे अपनी पढ़ाई घर पे जारी रखे और जीवन में विषम परिस्थितियां, अर्थात कि दुख इनका पीछा नहीं छोड़ी थी, फिर भी वे क्या करते थे, अपनी साहित्य रचनाएं, अपने जो कविताएं थीं, अपने जो गद्य लेखन थे उसको ये करते रहते थे। इन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध एवं कविता आदि सभी की रचना की है। न सिर्फ कविता की रचना की है बल्कि उपन्यास भी लिखा है, कहानी भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं और निबंध भी लिखे हैं। साथ में कविताओं की रचना भी इन्होंने की है, अर्थात कि ये जीवन के अपने दुख से, जो इन्हें दुख मिला था, वे उस दुख में ही नहीं रहे बल्कि उससे बाहर निकलकर इन सभी विधाओं पर अपनी रचना की। विधा कौन कौन सी इनकी थी? उपन्यास थी। विधा का मतलब कि जो आपके साहित्यकार, रचनाकार होते हैं, उन्होंने क्या लिखी है, कहानी लिखी है, उपन्यास लिखी है, नाटक, एकांकी, ये आपकी विधा होती है। विधा आपके उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, कविता, एकांकी, यायावृत्ति, रिपोर्ताज, ये सारी विधाएं होती है, जिनमें से ये उनकी कौन कौन सी विधा, उन्होंने किस विधा पे लिखा था? उपन्यास पे, कहानी पे, नाटक, निबंध और कविता, इन सब पर उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी थी। इनकी सबसे जो प्रसिद्ध रचना थी वो थी कामायनी। कामायनी माना जाता है कि छायावाद की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है और इस रचना को मंगल प्रसाद पुरस्कार भी दिया गया था, अर्थात कि कामायनी में उन्होंने मनु, श्रद्धा और इड़ा से संबंधित लिखी है। जब दुनिया समाप्त हो गई थी तो उस समय केवल मनु ही बचे थे जो कि इस संसार को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे, तो उसी को उन्होंने अपने साहित्य में पिरोया और उसको सामने प्रस्तुत कर उसका नाम दिया कामायनी, जो कि छायावाद क्या आधुनिक काल की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। और इस रचना को मंगल प्रसाद पुरस्कार भी मिला था। कौन सा पुरस्कार? मंगल प्रसाद पुरस्कार भी मिला था। इनकी और भी अतिरिक्त रचनाएं हैं जो कि है चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध इनकी रचना कौन सी थी? कामायनी। इनकी सभी रचनाएं बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की रही हैं, बहुत विख्यात पाई हैं।
बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई हैं, मतलब इनकी सारी रचनाएं सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु जो कामायनी है वह अति सर्वश्रेष्ठ आप बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें दर्शन के संपूर्ण तथ्यों का समावेश किया गया है। और इसे कौन सा पुरस्कार मिला है? मंगला पुरस्कार भी मिला है। जैसा कि बताया गया है कि ये कविताओं के साथ साथ गद्य लेखन, आपके दो चलते हैं, एक पद्य और एक गद्य। तो पद्य में इनके कौन कौन से थे? चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। पद्य का मतलब कविता। ये कवि के साथ साथ क्या थे? एक बहुत सफल, मतलब कि होता है कि जो कविता लिखते हैं वो गद्य अच्छी तरह से नहीं लिख पाते हैं, किंतु ये सफल गद्यकार थे। ये नहीं कि इन्होंने गद्य लिखा और वो उसमें सफलता नहीं मिली, नहीं। गद्य जब इन्होंने लिखा, गद्य का मतलब आपका कहानी, नाटक, उपन्यास और निबंध। तो इनकी जो गद्य रचनाएं थी वो कौन सी थी? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। ये क्या थे? इनके नाटक थे। इनके नाटक कौन कौन से हैं? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। इनकी प्रसिद्ध जो उपन्यास थे वो थे कंकाल, तितली और इरावती। प्रसिद्ध कौन कौन से उपन्यास थे इनके? कंकाल, तितली और इरावती। इनकी प्रसिद्ध कहानी जो थी वो आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। तो ये रहा इनके संबंध में कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। अब ये जानते हैं कि इनके रचनाओं में किसका समावेश रहा है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताई थी कि यदि हमें किसी रचना के बारे में पढ़ना है, किसी साहित्य के बारे में पढ़ना है, तो उसके रचनाकार के विषय में पढ़ना बहुत ही अनिवार्य होता है। क्यों? क्योंकि उससे हम यह पता लगा पाते हैं कि इस कविता में आखिर क्या बातें कही गई हैं, कौन से इसमें साहित्यिक सौंदर्यों का प्रयोग किया गया है। तो प्रसाद जी के साहित्य का जीवन जो था उनका, वो कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। आपके हिंदी में 3 गुण होते हैं, कौन कौन से? प्रसाद, ओज और माधुर्य। तो इन्होंने इन तीनों का ही, माधुर्य और ओज के साथ साथ इन्होंने प्रसाद गुण का भी प्रयोग किया था। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, क्योंकि सौंदर्य का ऊपरी तौर पे व्याख्या करना कोई भी कर सकता है, लेकिन सौंदर्य का सूक्ष्म, तो इन्होंने सौंदर्य का सूक्ष्म वर्णन किया था। तो सौंदर्य का सूक्ष्म वर्णन, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता इनकी कविता की प्रमुख विशेषता रही है। अर्थात कि इनके साहित्य का जीवन कैसा रहा है? कोमल, माधुर्य, शक्ति और ओज साहित्य माना जाता था। तथा इनकी जो कविता रहती थी वो क्या थी? अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता इनकी कविता की प्रमुख विशेषता रही है। क्या था कि देश के गौरव का गान और देशवासियों को राष्ट्रीय गरिमा का ज्ञान कराना इनकी काव्य की सबसे बड़ी विशेषता थी। आपका एक मैं बताई हूँ कि नाटक था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त में इन्होंने ऐसा ही कुछ किया है। उसमें ये वीर सैनिकों को जगाने का कार्य करते हैं। हिमाद्र तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला विशेषता पुकारती। ये आप इनका पढ़ेंगे, खैर आप में है नहीं, लेकिन आप अगर पढ़ना चाहो तो ये इनका पढ़ सकते हैं। इनकी अच्छी कविता मानी जाती है। तो इनके काव्य में राष्ट्रीय स्वाभिमान का भी भाव हमें मिलता था। अर्थात कि सौंदर्य, प्रकृति और कोमल माधुर्य के साथ साथ क्या होता था, इनके में राष्ट्रीय स्वाभिमान का भी भाव हमें मिलता था। इतिहास और दर्शन में इनकी रुचि जो थी बहुत गहरी थी। अर्थात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि दार्शनिक
कवि ये माने जाते थे। तो इतिहास और दर्शन में इनकी रुचि गहरी थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। जैसे कि जो इनका नाटक था अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आपको ये आपके चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त आपको अगर एसएसटी में होगा तो आपको मिल सकते हैं ये। इससे ये स्पष्ट हो जा रहा है कि ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ये सारे जो हैं वो क्या हैं, इनके नाटक हैं। और इससे ये स्पष्ट भी हो जा रहा है कि ये वाकई में इतिहास से संबंधित अपने लेखों को लिखा करते थे। ऐसे महान साहित्यकार जिन्होंने छायावादी काव्य को एक उच्च शिखर पर ले गए, इनकी रचनाओं में श्रृंगार रस और करुण रस का भी प्रयोग मिलता था। तो ऐसे प्रमुख कवियों में से जयशंकर प्रसाद एक माने जाते थे। और इनकी जो मृत्यु थी वो कब थी, 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। अर्थात कि अपने जीवन की कम उम्र में ही जन्म लेना और इतनी प्रसिद्धि को प्राप्त कर पाना शायद किसी के लिए इतना आसान नहीं था जितना कि जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन में करके दिखाया। अतः यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक के रूप में सही हैं। क्यों? क्योंकि इतने कम उम्र में एक विख्यात को प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी बात होती है और जयशंकर प्रसाद ने ये कर दिखाया था। अब आपका जो पाठ है इनका आत्मसार, अब हम उसके विषय में पढ़ेंगे कि आत्मकथा, कि इन्होंने आत्मकथा के संबंध में क्या कहा है। अब हम आते हैं पाठ से संबंधित आत्मकथा के बारे में। तो आत्मकथा मतलब स्वयं के बारे में लिखना। एक होती है जीवनी, एक होती है आत्मकथा। जीवनी हम किसी दूसरे के ऊपर लिखते हैं और जो आत्मकथा होती है वो हम आत्म मतलब स्वयं के बारे में लिखते हैं। तो इनकी आत्मकथा के विषय में जयशंकर प्रसाद जी जो कि अपनी आत्मकथा को लिखना नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि वे अपने दुख को किसी के सामने प्रकट करें या अपने अनुभव को किसी को बताएं। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि स्वयं के बारे में बताना से अच्छा है कि हम व्यक्ति को कुछ और बताएं। किंतु अपने मित्र गणों के द्वारा आग्रह करने पर उन्होंने निवेदन किया कि नहीं, आप ये चीज़ करिए, आप लिखिए। बहुत ज़्यादा विनती की उनसे। तो जयशंकर प्रसाद एक तरह से आप कह सकते हैं कि विवश हो गए, अपने मित्रों के आग्रह पर वे विवश हो गए, जिससे वे कभी लिखना नहीं चाहते थे। फिर भी अपने मित्रों के द्वारा कहने पर वे अपनी आत्मकथा को लिखने के लिए उनका मान रखते हुए उन्होंने इस काव्य की रचना की। इसमें क्या माना जाता है कि जब वे आत्मकथा लिखना शुरू किए या लिखने से पहले ये तय हो गया कि प्रेमचंद के संपादन हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। मतलब कि प्रेमचंद्र जो कि आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ गद्यकार माने जाते हैं। मतलब ये माना जाता है कि जैसी गद्य रचना प्रेमचंद्र करते हैं वैसी गद्य रचना आज तक किसी ने नहीं की थी। जयशंकर प्रसाद ये कविता में अग्रणी थे और इनका गद्य भी सफल रहा है, लेकिन प्रेमचंद्र के आगे ये थोड़े निम्न पड़ जाते हैं। तो प्रेमचंद्र की एक हंस पत्रिका थी और उसमें आत्मकथा का विशेषांक अर्थात कि यह विज्ञापन निकला था कि प्रेमचंद्र की हंस पत्रिका में आत्मकथा निकालनी है। तो उसी से संबंधित तब उनके मित्रों ने उनसे कहा कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए। इसी के कारण उन्होंने आत्मकथा लिखी। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। हंस पत्रिका के
आत्मकथा विशेषांक, जैसे कि आपका जो मैगजीन होता है, पत्रिका मतलब मैगजीन होती है, मैगजीन में आप देखोगे कि फ्रंट पेज पे दे दिया रहता है कि बीच में कौन कौन से विशेषांक हैं। आप देखेंगे कि कहीं पे लिखा रहता है मनोरंजन का, कहीं पे आपका फैशन का, कहीं पे आपके ज्ञान का। तो उस पत्रिका में एक हेडिंग थी आत्मकथा, तो वो जिस पृष्ठ पे था उस पे जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा 1992 में प्रकाशित हुई थी। ये आपकी बुक में आपको मिल जाएगा, बुक होगी आपके पास तो आप इसे देख लीजिएगा। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है, अर्थात कि जीवन की वास्तविकता क्या होती है और जीवन में किस चीज़ का अभाव होता है, उसकी मार्मिकता, उसकी मार्मिक अभिव्यक्ति की, अर्थात कि उन्होंने इस तरह से उसका वर्णन किया कि जो कि हृदय के कोनों को क्या करे, हिला के रख दे। इसका तात्पर्य यह है कि जिसको उन्होंने ऐसी कविता लिखी जिसको सुनने से ही व्यक्ति ये सोचने पे विवश हो जाए कि क्या वाकई जीवन की यथार्थ यही है, जीवन की वास्तविकता यही है। आगे है, छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया। जैसा कि माना जाता है कि ये सूक्ष्म चित्रण करते थे और सूक्ष्म रूप में इसे कहने के लिए या लिखने के लिए या उसको रचित करने के लिए इन्होंने अपने मनोभावों को अभिव्यक्त उसमें उसकी अभिव्यक्ति करने के लिए इन्होंने नए शब्दों, सुंदर, ललित, कलाओं तथा बिंबों का प्रयोग किया, अर्थात कि इनकी रचना में हर नित्य नूतन चीज़ तो हमें मिलता है, हमेशा नई चीज़ें मिलती हैं, किंतु जब इन्हें आत्मकथा लिखनी थी तो अपने मनोभाव को अभिव्यक्त करना था, क्योंकि अभी तक वे संसार की चीज़ों को बताते थे, यथार्थ को बताते थे, किंतु यहाँ उन्हें स्वयं के विषय में बताना था। तो उन मनोभावों को व्यक्त करने के लिए इन्होंने अनेक नए शब्दों की भी खोज की थी। उनके अनुसार यह संसार क्या है, नश्वर है, क्योंकि प्रत्येक जीवन एक न एक दिन मुरझाएंगे, अर्थात कि प्रत्येक दिन, प्रत्येक जो जीवन है, हर मनुष्य है, उसकी मृत्यु एक न एक दिन निश्चित ही है। जिस तरह पत्ता डाल में आता है और मुरझा के गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य धरती पर जन्म लेगा और उसकी मृत्यु निश्चय ही होगी। उन्होंने इस काव्य में जीवन के यथार्थ एवं अभाव को दिखाया है कि किस तरह हर आदमी कहीं न कहीं किसी चोट के कारण दुखी है, फिर चाहे वो चोट उसे अपने परिवारजन से मिला हो, अपने मित्रों से मिला हो, किसी से भी मिला हो, समाज से मिला हो। तो इसका वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। जैसा कि मैं आपको बताई थी कि उन्होंने ललित, सुंदर, नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया था। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति की कथा, एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है, क्योंकि वो कोई भगवान तो थे नहीं कि कुछ अलग सा वो दिखते, वो भी हमारी तरह ही एक सामान्य व्यक्ति थे, किंतु उनकी जो रचनाएं थी वो असामान्य थी, इसीलिए उनकी रचनाओं के कारण यह सामान्य व्यक्ति असामान्य हो गया। अर्थात कि प्रतिभा सबके अंदर होती है, किंतु कुछ को अपनी प्रतिभा का ज्ञान होता है, कुछ को अपनी कला का ज्ञान होता है और कुछ को नहीं। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि विषम परिस्थितियों के कारण इनकी जो पढ़ाई थी वो 8वीं तक ही समाप्त हो गई। क्या 8वीं तक का पढ़ा व्यक्ति इतना ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है? वो तब होगा जब वह स्वाध्याय करेगा, अर्थात कि स्वयं अध्याय, जिसे इंग्लिश में आप क्या बोलते हो, सेल्फ स्टडी। यदि आप वो करते हो तो आप वाकई जयशंकर प्रसाद की तरह एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। उनके अनुसार उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया
जिसमें लोग उनकी आत्मकथा को सुनकर वाह वाह करेंगे। अर्थात कि इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग उनकी तारीफ करें। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने इतनी खूबसूरत रचनाएं दी, उसके बावजूद भी वो मानते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसे सुनकर दर्शकगण उनकी तारीफ करेंगे। अर्थात कि वो स्वयं को निम्न ही मानते हैं, जो कि उन्होंने बहुत सी रचनाएं की, बहुत से अच्छे अच्छे जिसमें से कि उन्हें पुरस्कृत भी उन्हें किया गया, फिर भी वो मानते हैं कि वो कुछ ऐसा नहीं किए हैं जिससे कि उनकी वाहवाही हो। आगे है, कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। अर्थात कि जब उन्हें ये लगा कि उनमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे वो लिखेंगे तो उनकी तारीफ होगी, उन्हें बल्कि ये लगता था कि अगर उन्होंने अपने जीवन का सत्य सबको बताया तो लोग उनका उपहास उड़ाएंगे। कि इतने बड़े रचनाकार, वो ये नहीं सोचे कि वो बहुत बड़े रचनाकार हैं, बल्कि उन्हें ऐसा लगा कि यदि वो कुछ बताते हैं अपने जीवन से संबंधित तो लोग उनका उपहास उड़ाएंगे। तो उनके मित्र खुद को दोषी समझेंगे। यहाँ ये नहीं कह रहे कि वो लिख देंगे तो उनका मजाक उड़ेगा, बल्कि उन्हें ये लग रहा है यदि मैं लिखा और लोगों ने इसका मजाक उड़ाया तो मेरे जो मित्र हैं वो स्वयं को क्या समझेंगे, दोषी, क्योंकि मित्रों के कहने पर ही इन्होंने ये लिखा था। कवि के अनुसार उनका जीवन सरलता और दुर्बलता से भरा हुआ है, जैसा कि माना गया है कि यह जीवन दुख और सुख का संगम है और उन्होंने जीवन में कोई महान कार्य नहीं किया। उनके अनुसार उनकी जो जीवन रूपी गगरी है वह खाली ही रह गई। अर्थात कि 47 और 48 साल की उम्र में इतनी प्रतिभा, इतने वैभव का मतलब संपत्ति से नहीं, जो उन्होंने अपनी रचनाओं के बल पर प्राप्त किया था, इतनी विख्यात प्राप्त करने के बाद भी उन्हें ऐसा लगा कि उनके जीवन रूपी गगरी खाली ही रह गई है। तो उनकी कविता में आपको क्या मिलेगा कि कुल मिलाकर उनकी कविता में आप बोल सकते हैं कि सिर्फ यथार्थ को स्वीकृति और दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता का वर्णन हुआ है। तो चलिए हम आते हैं उनकी रचनाओं पे। ये रहा आपका पाठ आत्मकथा। ये हमारा पहला पद है। मधुप गुनगुना कर रहा जाता, मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। क्या है मधुप? सबसे पहले इसके संदर्भ को पढ़ेंगे हम। संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के आत्मकथा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता छायावादी प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर से सुन लीजिए। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के आत्मकथा नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के आत्मकथा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार या रचयिता छायावादी प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी हैं।
प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने जीवन को भंवरे की संज्ञा दी है। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने जीवन को भंवरे की संज्ञा दी है। पहला है लाइन आपका, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। यहाँ आपके प्रसंग में बताया गया है कि कवि ने क्या जीवन को भौरा माना है। तो पहले इसका जो शाब्दिक अर्थ निकलता है उसे हम पढ़ लेते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन सी कहानी। मधुप अर्थात भौरा, गुनगुना कर कह जाता कहता है कौन कहानी यह अपनी, अर्थात कि यह जो भंवरा है वह गुनगुना कर अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। वे स्वयं के बारे में लिख रहे हैं कि कवि ने अपने मन को भंवरे की संज्ञा दी है। अपने संदर्भ में प्रसंग में लिखा था, जो गुनगुना कर पता नहीं क्या कहानी कह रहा है, वह यह समझ नहीं पा रहा है कि वह अपनी जीवन गाथा की कौन सी कहानी कहे। जैसा कि बताया गया है आपको कि जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे, किंतु अपने मित्रों के आग्रह, उनके निवेदन पर उन्होंने अपने जीवन की आत्मकथा लिखी। तो उनके पहले पद में आप देख रहे हैं कि वे स्वयं से प्रश्न कर रहे हैं कि मैं अपनी मेरा जो यह मन रूपी भौरा है वह पता नहीं क्या गुनगुना रहा है, अर्थात कि उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करें, अर्थात कि उनका मन रूपी भौरा पता नहीं क्या गुनगुना रहा है और वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि वह अपनी जीवन गाथा की कौन सी कहानी लिखे, क्योंकि उनका मन रूपी जो भौरा है वो क्या गुनगुना रहा है उन्हें यह पता नहीं है। और यह पता न चल पाने के कारण उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह अपने जीवन से संबंधित कौन सी कहानी लिखे, क्योंकि मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। क्योंकि उनके समीप, जहाँ वो बैठी थे उनके समीप में ही एक विशालकाय वृक्ष है जिसमें बहुत सारी पत्तियां लगी हैं, लेकिन अब वो पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं। लिखा है ना, मुरझाकर गिर रही पत्तियां जो हैं वो मुरझाकर गिर रही हैं। देखो कितनी आज घनी, वे जो घनी पत्तियां थी वे आज मुरझाकर गिर रही हैं, अर्थात कि यह जो अभी यह पेड़ हरा भरा कुछ दिन पहले था, आज वह अपने अंत के पास आ गया है, अर्थात उसकी पत्तियां जो हैं मुरझा कर गिर रही हैं। तो यहाँ कवि ने जीवन की नश्वरता को बताया है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा और यह मन जो मेरा है पता नहीं क्या गुनगुना रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस नश्वर भरे जीवन में मैं क्या लिखूं। तो ये आपका दो लाइन का है ये। तो इसे फिर से एक बार पढ़ दे रही हूँ कि मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। अर्थात कवि ने अपने मन को भौरे की संज्ञा दी है, जो गुनगुना कर पता नहीं क्या कहानी कह रहा है, वह यह समझ नहीं पा रहे हैं या वह यह समझ नहीं पा रहा है कि वह अपनी जीवन गाथा की कौन सी कहानी कहे, क्योंकि उसके समीप मुरझाकर गिरते हुए पत्ते जीवन की नश्वरता का प्रतीक हैं। ठीक इसी तरह मनुष्य का जीवन भी एक न एक दिन समाप्त हो जाना है। तो इसमें आप जब इसका साहित्यिक सौंदर्य आपको लिखना होगा, जैसे कि मैं आपको बताई हूँ साहित्यिक सौंदर्य कैसे आपको लिखना है,
तो वही संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और साहित्यिक सौंदर्य। साहित्यिक सौंदर्य में पहला आपका पॉइंट है भाव पक्ष। भाव पक्ष में यही चीज, भाव पक्ष में आप पहला पॉइंट डालेंगे, कवि ने अपने मन को भंवरे की संज्ञा दी है। दूसरा पॉइंट, कवि ने यहाँ जीवन की नश्वरता का, जीवन को नश्वरता का प्रतीक माना है। अब आप हेडिंग डालेंगे कला पक्ष और इसमें पॉइंट वाइज लिखेंगे, प्रस्तुत कविता में कवि ने खड़ी बोली, प्रस्तुत कविता में कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, आप चाहे तो वो लाइन लिख सकते हैं कि कवि ने ललित सुंदर एवं, दूसरे पॉइंट डाल के, कवि ने ललित सुंदर एवं नवीन बिंबों का प्रयोग अपनी कविता में किया है। तो यहाँ आपका एक पद खत्म होता है। अब अगली क्लासेस में इसके जितने भी और सारे पद हैं वो आपको पढ़ा दिए जाएंगे।